इवनिंग गुड सर। इवनिंग। तो लास्ट क्लास में आप लोग को अच्छी बात है, काफी सारे टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जिनमें से आपका अलजेब्रिक डिस्टेंस हो गया और पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन अ लाइन, है ना। बेसिकली पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन अ लाइन हम लोग पढ़े थे। और आज के क्लास में हम लोग को एंगल बाइसेक्टर दो लाइन का पढ़ना है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट हो गया 7th चैनल। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे किस एंगल की बात कर रही है? तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन लिया गया है, ठीक है। और ये दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होंगे, अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे, दिस इज द लास्ट क्लास करण, ओके। आज सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर लेंगे। सो अगर दो लाइन है आपके L1 इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच आप देख रहे हो ना, दो एंगल्स हैं। एक तो एंगल आपको एक्यूट दिखाई पड़ रहा है और दूसरा आपको ऑब्ट्यूज दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन जो गिवन लाइन के कनकरेंट है, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। एक तो ये लाइन हो जाएगा ब्लैक से, जिसको बाइसेक्टर नंबर में 1 बोल रहा हूं, और दूसरी हो जाएगी बिगर एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, है ना। तो ये दोनों लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इस लाइन को मैं बाइसेक्टर नंबर 2 बोल रहा हूं, ओके। तो इन बाइसेक्टर की इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान दो कि इनमें से एक बाइसेक्टर जो है एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और दूसरा बाइसेक्टर जो है ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो दोनों बाइसेक्टर में कॉमन क्या है? दोनों बाइसेक्टर में कॉमन क्या है? तो किसी भी बाइसेक्टर पर अगर आप पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट लेते हो, किसी भी बाइसेक्टर पे अगर हम जनरल पॉइंट कोई भी P पिकअप करते हैं, तो इस P का दोनों गिवन लाइन से जो डिस्टेंस है, वो दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, है ना। फॉर एनी पॉइंट P on any bisector, distance PM must be equal to PN। ये ज्योमेट्रिकली आ जाएगा। आप P अगर बाइसेक्टर नंबर 2 पे भी आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो भी ये डिस्टेंस बराबर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहां से आप परपेंडिकुलर लोगे इस P पॉइंट से दोनों लाइन पे, है ना। सेट M
एंड से इट, एम डैश में इसका नाम दे रहा हूं और इसको पी डैश में नाम दे रहा हूं और आपका ये एन डैश हो गया। तो इस केस में भी आपका क्या हो रहा है, पी डैश एम डैश इज इक्वल टू पी डैश एन डैश। ये ज्योमेट्रिकली हम लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं, है ना, ज्योमेट्रिकली हम लोग ऐसा कंक्लूड कर रहे हैं। तो मीनिंग ये है, हाँ बोलो निखिल। सर अगर हम इसको ऐसा कंक्लूड कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने लाइन खींची है जो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, अगर हम उसको एक्सटेंड करते B1 तक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर P1 तक एक्सटेंड कर दे तो मतलब ये B1 तक आप बोल रहे हो, यस मतलब यस सर। यहाँ पे इसको B1 तक ले जाए और इसको B1 तक ले जाए तो आपका कहना कि ये इक्विलैटरल बनेगा। ऐसा हम यस सर। ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। इक्विलेटरल की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एंगल आपका 60 होना चाहिए, राइट, जो वर्टेक्स वर्टिकल हाँ सर। है वो 60 होना चाहिए। तो इस केस में हमारा वर्टिकल एंगल 60 होगा। ये इस मैटर पे डिपेंड करेगा कि हाफ एंगल जो हो रहा है ना वो कितना डिग्री है। तो क्या ये यस हाफ सर। एंगल 30 डिग्री है, नहीं है ना, नो सर। इसीलिए ये 60 डिग्री ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं। और जैसा आपको फील हो रहा है कि इनको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट वाली जो डिस्टेंसेस है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर। ओके सर। तो हम ये नहीं बोल पाएंगे सिर्फ कि ये 60 डिग्री बनेगा, बाकी हम ये कह सकते हैं कि आइसोसेलेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसा कि हम ज्योमेट्रिकली ये क्लेम कर रहे हैं कि पीएम इक्वल टू पीएम, तो हम लिख सकते हैं कि बाइसेक्टर को एज ए लोकस हम डिफाइन कर लेंगे। बाइसेक्टर क्या है, बाइसेक्टर को एज ए लोकस अगर हम डिफाइन करें तो लोकस ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from two intersecting given lines। ऐसा मैं डिफाइन कर सकता हूं ना बाइसेक्टर को एज ए लोकस, यस सर। है ना। तो अब आप ये देखिए, अगर हमें बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है तो मैं बाइसेक्टर को एज ए लोकस डिफाइन कर चुका हूं, तो लोकस फाइंड करने के इसमें तरीके लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर, then PM equal to PM where M and N are foot of perpendicular upon intersecting lines from P। अब आप ये बताइए कि अगर आपका P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है लाइन 1 से, तो हम क्या लिखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे कि किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिराइव किए थे। देखो यही फार्मूला था ना अलजेब्रिक डिस्टेंस का, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट का। तो एक्स नॉट और वाई नॉट की जगह पे क्या रखना होगा, एच और के रखना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीएम की जगह पर, चूंकि ये डिस्टेंस पॉजिटिव हम ले रहे हैं तो मॉडुलस लगाना होगा और ये हो जाएगा A1H प्लस B1K प्लस C1 रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस A2H प्लस B2K प्लस C2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर।
अब लोकस का कस्टमरी क्या है कि फाइनल स्टेज पर h और k को हम लोग x और y में कन्वर्ट कर देते हैं। सो हम लोकस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो अब यहां पे मॉडुलस आया हुआ है। जो मॉडुलस की थ्योरी कहती है मॉडुलस को हम लोग प्लस और माइनस में ओपन कर सकते हैं, राइट है ना। मॉडुलस को हम लोग प्लस और माइनस में ओपन कर सकते हैं। तो यहां से अगर मॉडुलस हम जनरल तरीके से ओपन करें तो हमें दो सिचुएशंस मिलेंगी। लेफ्ट साइड में अगर हम प्लस लिख रहे हो तो RHS में क्या होगा, प्लस और माइनस के साथ ओपन हो सकता है। तो यहां पे आप देखिए जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि हमारे पास दो अलग अलग लाइंस होंगी, राइट। दो अलग अलग लाइंस होंगी, बाइसेक्टर 1 बाइसेक्टर 2। यहां पे भी हमें इक्वेशन में दो इक्वेशन मिल रहा है, एक प्लस के साथ मिल रहा है और दूसरा माइनस के साथ मिल रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर प्लस वाला मेरा ऑब्ट्यूज डिनोट करेगा, देखो मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा प्लस वाला ऑब्ट्यूज डिनोट करेगा तो माइनस वाला क्या डिनोट करेगा, अगर प्लस वाला ऑब्ट्यूज डिनोट करेगा तो माइनस वाला क्या डिनोट करेगा, एक्यूट बाइसेक्टर डिनोट करेगा। अगर प्लस वाला एक्यूट डिनोट करता है तो माइनस वाला ऑब्ट्यूज डिनोट करेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। तो अगर आपको दो लाइंस दिया हुआ है तो बाइसेक्टर का इक्वेशन इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। अब रही बात कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। हाउ टू differentiate between acute and obtuse angle bisector। किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस चीज को मैं एक एग्जांपल से ले रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। फाइंड acute angle bisector of lines 3x minus 4y plus 7 equal to 0 and 12x plus 5y minus 2 equal to 0। मैंने लाइंस रैंडम लिए बट हमें इनके एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने हैं। तो अगर हम सबसे पहले बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख ले फिर हम वहां से कुछ रास्ता निकाल लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स किस तरीके से दिया जाएगा, 3x माइनस 4y प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको फार्मूला की तरह आप यूज करेंगे, प्लस और माइनस 12x प्लस 5y माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर
12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इनको सिंप्लीफाई कर लें। डिनोमिनेटर आपको देखो यहाँ पे 5 दिखाई पड़ रहा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको 13 दिखाई पड़ रहा। सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में तो 39x दिखाई पड़ रहा, और आपका 52y प्लस 91 इक्वल टू प्लस माइनस RHS में आपको 5 मल्टीप्लाई करना है, 60x 25y और माइनस 10 दिखाई पड़ेगा। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए ना, एक सबसे पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो और एक दोनों को ऐड करना है। सो जब दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है, एडिशन वाला जो इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है वो है 99, 39 प्लस 60 99x और माइनस 52 और 25, ये कितना होगा माइनस 27, और ये 91 और माइनस 10 ये कितना हो जाएगा माइनस 81 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्शन से मिलेगी, तो मैं 60 में से 39 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 21x मिल रहा है, 25 में से ये आपका माइनस प्लस 77y मिल रहा, और माइनस 10 में से अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये कितना मिल रहा है माइनस 101 मिल रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा दिखाई पड़ेगा। इस पर 9 कॉमन किया जा सकता है। सो वी हैव 11x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका आ रहा कुछ कॉमन नहीं कर सकते हो, सो इसको एज इट इज छोड़ दो। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए स्लोप क्या क्या है। अगर हम फर्स्ट लाइन की स्लोप चेक करें फर्स्ट बाइसेक्टर का, तो यहाँ पे स्लोप आ रहा है 11/3, है ना। और सेकेंड बाइसेक्टर का अगर हम स्लोप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है माइनस 21/77, तो यहाँ पे 7 कैंसिल करोगे तो माइनस 3/11 मिल रहा है। नोट हियर MB1 times MB2, product of slopes of two bisector is equal to -1, is equal to -1। तब तो ये रिजल्ट के मुताबिक चल रहा है, जैसा कि आपने बताया था कि 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री भी आ रहा है और बाइसेक्टर का इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। अब कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एक्यूट बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है, तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम हम लोग यहाँ पे फ्रेम करेंगे। देखिए ये आपका लाइन नंबर 1 हो गया, जिसको भी आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन मैटर नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट मैटर करेगा। 3x माइनस 4y और प्लस 7, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये गिवन लाइन है। और सेकेंड लाइन है आपका 12x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। बाइसेक्टर हम लोग को क्या क्या मिला है, बाइसेक्टर जो मिला वो 20 से क्रॉस करेगा, है ना, इनके 20 से क्रॉस करेगा। तो हम बाइसेक्टर को कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं रेड कलर से, बाइसेक्टर नंबर 1, और ये हो गया आपका बाइसेक्टर नंबर 2। अगर हम इसको बाइसेक्टर नंबर 1 ले रहे हैं और ये बाइसेक्टर नंबर 2 ले रहे हैं, तो हमने बाइसेक्टर नंबर 1 11 वाले को कहा है, सो यहाँ पे लिख भी लेते हैं 11x माइनस 3y माइनस 9, और ये बाइसेक्टर नंबर 2 क्या हो जाएगा मेरा 21x प्लस 77y और माइनस
101। सो कैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। अब यहाँ पे तो मैं रैंडम प्लॉटिंग किया हूं, तो आप ये ना मान करके चले कि ये जो बाइसेक्टर 2 हमने लिखा है इसका पोजीशन यही होगा। हो सकता है इसका अपोजिट पोजीशन बैठे सबका, हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। तो अगर दो केसेस हो रहे हैं तो मैं इसके एक और केस को देखिए, एक और केस क्या हो जाएगा। एक और केस में क्या हो जाएगा कि ये मेरा बाइसेक्टर नंबर 2 जो है इसका इक्वेशन उल्टा हो जाए। ये बाइसेक्टर नंबर 1 यहां आ जाए, सो हम लोग अभी कंफर्म वाले स्टेज में नहीं है, अभी हम लोग पोजीशन ले रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। So bisector number 2 might come here. अब कौन सा रियल वाला पोजीशन है ये हम लोग को जज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो हाफ एंगल्स बन रहे हैं, है ना, ये जो हाफ एंगल्स बन रहे हैं इसको हम लोग ट्रैप करेंगे। ये दोनों हाफ एंगल को हम ट्रैप करेंगे। अगर ये हाफ एंगल मेरा अल्फा है और ये बीटा है, अगर हाफ एंगल मेरा अल्फा और बीटा है, सो क्या अल्फा और बीटा दोनों पाई/2 से छोटा होगा? क्या अल्फा और बीटा दोनों पाई/2 से छोटा होगा जनरल केस में? यस और नो? यस सर। होगा ना। अब देखो हाँ सर। अल्फा बीटा तो पाई/2 से छोटा होगा, ये बात सही है। इनका समेशन जो है वो पाई/2 के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? दोनों का यस समेशन सर। पाई/2 के इक्वल होगा। अब यहां पे एक एंगल जो है, एक एंगल जो है 45 से लेस होगा, तो दूसरी एंगल बीटा जो होगी उसको 45 से बड़ा होना पड़ेगा, बराबर। और वाइस वर्सा, या फिर दूसरी केस हो सकती है। बस इसी फैक्ट को हम लोग को यूज करना है। सो बीइंग अल्फा एंड बीटा acute angle between lines, we can find the acute angle between L1 and B1, मतलब सो कॉल्ड L1 B1 के बीच में एक्यूट एंगल फाइंड कर ले। सो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा को ट्रैप करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं L1 को, और दूसरा बाइसेक्टर 1 को सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक लाइन और एक बाइसेक्टर चाहिए हमें, और इनके बीच के एक्यूट एंगल को हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम tan अल्फा मस्ट बी इक्वल टू कितना, m2 माइनस m1 वाली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, सो अगर हम इसको m1 कह रहे हैं, सो m1 का वैल्यू मेरा कितना है, 3/4 लेना होगा, और m2 की वैल्यू क्या लेना होगा, 11/3 लेना होगा। तो यहां पे आपका आ जाएगा 11/3 माइनस 3/4
होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11/3 इंटू 3/4। सिंप्लीफाई आउट 44 माइनस 9 कितना हो जाएगा 35 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या बन रहा है आपका 12 और 33 ये आपका 45 बन रहा है। तो अल्फा के बारे में क्या क्लेम कर सकते हैं हम लोग tan अल्फा लेस देन 1 आ रहा है ग्रेटर देन 0 हम ले ही रहे मॉडुलस लगाने के बाद है ना। यहाँ पे अल्फा बीटा जस्ट मुझे ये दिखाना था π/2 से छोटा यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो। सो tan अल्फा 0 से 1 के बीच का वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे 45 से बिगर लेंगे या स्मॉलर लेंगे स्मॉलर लेंगे लेस देन 45 लेंगे ना। सो यस अल्फा की वैल्यू आपके लेस देन 45 डिग्री मिल रही है तो अल्फा की वैल्यू लेस देन 45 डिग्री है तो ये जो डबल एंगल होगा दोनों लाइन के बीच का जो 2 अल्फा एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ये 2 अल्फा एंगल जो बन रहा है यहां से देखो तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है 90 से स्मॉलर मिल रही ना। यस सर तो इसका मतलब बाइसेक्टर 1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हुआ है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि बाइसेक्टर नंबर 1 जो है B1 इक्वल टू 0 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आई किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले बाइसेक्टर का इक्वेशन आप लिख लेंगे बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखिए और उसके बाद एक लाइन सेलेक्ट करना है आपको और एक बाइसेक्टर सेलेक्ट करना है और इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड कर लेना है। अगर एक्यूट एंगल 45 से स्मॉलर हुआ तो इसका मतलब जो बाइसेक्टर कंसीडर करके आप चल रहे हो वो बाइसेक्टर कैसा हो गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि B2 का अगर L1 के साथ एक्यूट एंगल मेजर किया जाए उनके बीच का एंगल बीटा तो बीटा का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 45 मिलेगा। ये आपका होम असाइनमेंट है घर पे आप टेस्ट करेंगे कि B2 और L1 के बीच में क्या एंगल बन रहा है वो डेफिनेटली आपका ग्रेटर देन 45 होगा। सो इतना करने के बाद मेरे ब्रेन में ये आ रहा है कि क्या ये जरूरी ऐसा होगा कि अल्फा लेस देन 45 एंड बीटा ग्रेटर देन 45। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए। तो जब अल्फा इक्वल टू बीटा होगा है ना। सो देखो जब अल्फा इक्वल टू बीटा होगा उसको मैथमेटिकली थोड़ा एनालाइज करो केस जो कि स्पेशल है ना। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा और अल्फा प्लस बीटा 90 है तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा जो है कितना हो जाएगा 180। तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है क्योंकि दोनों बराबर है तो 90 होगा ना। तो जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उस समय आपका अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। सो यहां पे नोट कर लेंगे when given lines are perpendicular then यहां पे एक्यूट और ऑब्ट्यूज का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ
acute angle and obtuse angle bisector. यहां पे सिंपली आपको बाइसेक्टर पूछा जा सकता है. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. वेरी गुड. ठीक है, तो ये बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ और इसी तरीके से बाइसेक्टर पे आपको वर्क करना है और ज्योमेट्रिकल सिचुएशंस को एनालाइज भी करते जाना है. समझ गए? यस. बाइसेक्टर डिफरेंशिएट करने का और भी तरीका है, लेकिन ये तरीका ऐसा है जो कहीं पर आपका फेल नहीं होगा. ठीक है, इसके अलावा भी एक और तरीका है जो फेल नहीं होता, बट हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. द मोर वी रिमेंबर द मोर इज द चांसेस टू फॉल्टर. इसलिए एक ही चीज याद रखो जो हमेशा सही हो. तो ये हुआ बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट. अब हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे. ये भी काफी छोटा कॉन्सेप्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो जैसा कि आप देख रहे हो कि दो स्ट्रेट लाइन का बाइसेक्टर हमने डिफाइन किया, तो बेसिकली पेयर ऑफ लाइंस के लिए हम बाइसेक्टर डिफाइन कर रहे थे. तो यहां पे भी हम लोग दो लाइंस ले रहे हैं. ये है मेरा लाइन नंबर 1, a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2. तो पेयर ऑफ लाइंस में हम लोग को करना क्या है, कई बार ये दोनों लाइन की ना ज्वाइंट इक्वेशन लिखा करते हैं क्वेश्चन में. ज्वाइंट और कंबाइंड इक्वेशन. इक्वेशन टू पेयर ऑफ लाइंस. मतलब एक ऐसा इक्वेशन विच इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन L1 और L2. इक्वेशन which is satisfied by points on each point लिखना चाहिए, each point on L1 और L2. मतलब ये दोनों लाइन के पॉइंट ना उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तब वो इक्वेशन कैसा होगा? ठीक है, सो ज्वाइंट इक्वेशन कैसा होगा उसे समझिए. a1x प्लस b1y प्लस c1 टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये हमारा प्रोपोज्ड इक्वेशन है. क्या ये इक्वेशन, क्या इस इक्वेशन को लाइन 1 का हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? ये जो मेरा प्रोपोज्ड इक्वेशन है, क्या इस इक्वेशन को लाइन 1 का हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? इसको समझने के लिए हम इस पे कोई पॉइंट ले रहे हैं P1 x1 y1 और लाइन नंबर 2 पर हम एक जनरल पॉइंट उठा रहे हैं P2 x2 y2. तो क्या P1 हमारे प्रोपोज्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो. सर आई थिंक नो.
देखिए हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। सो पुट x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1। सो यहां पे हमें मिल रहा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1। वेरी गुड गौरी। इन प्रोडक्ट विथ a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2। अगर ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होता है तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। नोट दैट x1 y1 पॉइंट लाइज ऑन लाइन नंबर 1। अगर x1 y1 पॉइंट लाइन नंबर 1 का पॉइंट है तो इसका मतलब L1 को सेटिस्फाई करेगा, इस एक्सप्रेशन को 0 बनाएगा, बनाएगा ना। तो यहां पे देखो तो ये सेम एक्सप्रेशन है, तो ये तो 0 के इक्वल है ना। 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग विच इज नॉट इनफाइनाइट, विच इज फाइनाइट। 0 इंटू एनी फाइनाइट थिंग क्या होता है? 0 होता है ना। देयरफॉर P1 x1 y1 satisfies या is a point on proposed equation। सिमिलरली आपका P2 भी proposed equation को सेटिस्फाई करेगा। अब हम एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं P3, हम एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं P3 जो ना ही लाइन 1 पर है ना ही लाइन 2 पर है। क्या P3 प्रोपोज्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या P3 प्रोपोज्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो ना ही हमारे फर्स्ट फैक्टर को 0 बना रहा है और ना ही हमारे सेकंड फैक्टर को 0 बना रहा है। बट P3 x3 y3 does not satisfy proposed equation। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि हमारे प्रोपोज्ड इक्वेशन को सिर्फ वही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं जो या तो लाइन L1 पे लाई कर रहे हैं या फिर लाइन L2 पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इस प्रोपोज्ड इक्वेशन को हम लोग ज्वाइंट इक्वेशन कह सकते हैं। सो दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन अगर लिखना है तो हम इनको प्रोडक्ट में लिख देते हैं, उनके एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करने का यही तरकीब है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। राइट ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। इन दोनों लाइन के ज्वाइंट इक्वेशन को हमें लिखना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो स्टैंडर्ड तरीका था मेरा, उस स्टैंडर्ड तरीके में RHS को 0 बनाया गया। सो हम सबसे पहले इस लाइन को चेंज करेंगे और लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सो नाउ ज्वाइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस वाई प्लस 1 x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही मेरा ज्वाइंट इक्वेशन है, ठीक है, यही मेरा ज्वाइंट इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को अगर हम देखें
तो बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा कि x माइनस वाई माइनस 1 है और x प्लस वाई माइनस 1 है। यहां पे देखो समथिंग आइडेंटिटी लग रहा है और इसको सिंप्लीफाई आउट किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मैं यहां पे ये देख रहा हूं कि मेरा ज्वाइंट इक्वेशन में 2 डिग्री का टर्म है ना। हमारे ज्वाइंट इक्वेशन में क्या है, 2 डिग्री का टर्म है। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस contains second degree terms। क्या बिना 2 डिग्री का, क्या ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें 2 डिग्री का टर्म नहीं है या फिर हायर डिग्री नहीं है, वो पेयर ऑफ लाइन डिनोट कर सकता है क्या? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। नहीं सर। यहां पे आपका ज्वाइंट इक्वेशन में देखो 2 डिग्री का टर्म है ना, सेकेंड डिग्री का टर्म है। क्या स्क्वायर वाले टर्म नहीं रहे या फिर हायर डिग्री वाले टर्म नहीं रहेंगे, तो क्या वो इक्वेशन मेरा ज्वाइंट इक्वेशन नहीं होगा, मतलब पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट नहीं करेगा? कहने का ये तात्पर्य है, कहने का ये तात्पर्य है आपका, देखिए क्या मेरा लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जैसा इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या इसको हम पेयर ऑफ लाइंस कहेंगे? पेयर ऑफ लाइंस कहेंगे। अब इसका जवाब हमें क्वाड्रेटिक से मिलता है। क्वाड्रेटिक से कैसे मिलता है? क्या x माइनस 1 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कभी कहा है? नहीं कहा। नॉट नो अ सर। क्वाड्रेटिक, ये लीनियर इक्वेशन है, नॉट अ क्वाड्रेटिक। इसीलिए इसको पेयर ऑफ लाइंस हम लोग नहीं कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आइडेंटिकल लाइन रखना होगा ना, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा करके लिखेंगे हम लोग। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो श्योरली हम इसको पेयर ऑफ लाइंस कहेंगे। और समझ में आई? तो ये पेयर ऑफ लाइंस हो गया। तो पेयर ऑफ लाइंस का मतलब ये हो रहा कि हमें 2 लीनियर फैक्टर मिल रहा है। और अगर हम जनरल तरीके से देखें पेयर ऑफ लाइंस में क्या क्या टर्म डेवलप हो रहा है, तो वो सारे जो टर्म्स हैं वो हैं आपके एक्स स्क्वायर के टर्म, दूसरा एक्स वाई का टर्म भी जनरेट हो रहा है, तीसरा वाई स्क्वायर का टर्म जनरेट हो रहा है, चौथा एक्स का टर्म जनरेट हो रहा है, पांचवा वाई का टर्म सिंगल डिग्री वाला जनरेट हो रहा है, और एक कांस्टेंट टर्म इन जनरल। ये 6 टर्म आपको जनरेट होंगे। सो एनी पेयर ऑफ लाइन, any equation which represents a pair of line can be compared with this second degree equation। इसको second degree general equation कहते हैं। इसको सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन कहते हैं। सो मेरा पेयर ऑफ लाइंस का जो इक्वेशन होता है वो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन होता है। तो मेरा क्वेश्चन उल्टा है। मेरा क्वेश्चन उल्टा ये है कि डस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस? मैंने सेकेंड डिग्री का एक इक्वेशन लिया है और मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ लाइंस है? बिल्कुल नहीं। देखिए, बिल्कुल नहीं।
इस इक्वेशन को वैसे कितने रियल पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं? जो गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को कितने रियल पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं? एक, 0,0 0,0 is the only point satisfying this very equation. तो जो इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को कंटेन करे उसको हम लोग पेयर ऑफ लाइंस, रियल पेयर ऑफ लाइंस तो नहीं कह सकते हैं, छोड़ दो, ठीक है। ये रियल पेयर ऑफ लाइंस तो नहीं हो सकता है, बराबर। हाँ, अब इसको हम जबरदस्ती अगर फैक्टराइज कर दे, देखिए ये रियल पेयर ऑफ लाइंस नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, नॉट अ पेयर ऑफ रियल लाइंस। क्या लिखना होगा? पेयर ऑफ रियल लाइंस। अगर हम इसको फैक्टराइज कर ले कॉम्प्लेक्स थ्योरी लगा करके, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये x प्लस आयोटा वाई है और x माइनस आयोटा वाई है। बेसिकली x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 0। तो स्ट्रेट लाइन की थ्योरी को थोड़ी सी बढ़ाते हुए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो है लीनियर पॉलिनोमियल में पॉसिबल हुआ, बट ये लीनियर पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया। इसका कोएफिशिएंट क्या है? कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बाद में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको पता चलेगा। वैसे भी आप लोग क्वाड्रेटिक तो पढ़े हो ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट या इमेजिनरी रूट वाला, वही चीज है। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है ना, इस वजह से ये इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस को डिनोट कर रहा है। तो पूछेगा अगर हमसे कि ये पेयर ऑफ लाइंस है या नहीं, तो हम उसमें रिप्लाई ये करेंगे कि यस, ये पेयर ऑफ लाइंस तो है बट इमेजिनरी लाइंस का पेयर है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं है इमेजिनरी लाइंस का, लेकिन फिर भी बोलने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इमेजिनरी पेयर ऑफ लाइंस है। तो यहाँ पे जो हम पेयर ऑफ लाइंस का आंसर लिखे हैं नो, ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये पार्शियली करेक्ट है। हम लोग को यहाँ पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि नॉट अ पेयर ऑफ रियल लाइंस, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस का पेयर है, पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। है ना? तो क्या मैं ऐसा कोई भी इक्वेशन लिख दूंगा, मतलब रैंडम में 2 डिग्री का चॉइस लेकर के, तो वो पेयर ऑफ लाइंस बन ही जाएगा? देखते हैं एक और इक्वेशन लेकर के। लेट अस ट्राई दिस इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा? डज इट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, चाहे इमेजिनरी सेंस में हो या रियल सेंस में हो? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करें। अगर हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें x का वैल्यू y में मिल रहा है, लीनियर y में, है ना। यहाँ पे ध्यान दो, x का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है? लीनियर फंक्शन ऑफ y। तो अगर यहाँ पे भी x मेरा लीनियर फंक्शन ऑफ y आता है तो मैं ये कहूंगा कि यस, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस।
सो लेट अस कैलकुलेट x हियर। क्या हम लोग इसको x में क्वाड्रेटिक अज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग इसको x में, इस इक्वेशन को x में क्वाड्रेटिक ट्रीट करेंगे और x का वैल्यू क्वाड्रेटिक थ्योरी से लाएंगे। -3y प्लस माइनस रूट ओवर 9y² माइनस 4 टाइम्स 4y प्लस y होल डिवाइडेड बाई 2 -3y प्लस माइनस, यहां पे देखिए क्या मिल रहा है आपको स्क्वायर रूट के अंदर में, -7y² और -4y होल डिवाइडेड बाई 2। क्या ये स्क्वायर रूट हम हटा सकते हैं? क्या हम ये स्क्वायर रूट हटा सकते हैं? क्या स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है? नो सर। नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर टर्म। तो इसका मतलब क्या है? x इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ y। तो हम क्या कहेंगे? द above equation does not represent a pair of line। above equation does not represent a pair of lines। तो क्या हम बार बार यही तरकीब अप्लाई करेंगे चेक करने के लिए? यस, ये अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हम लोग पहले से थ्योरी डेवलप करके रखे हुए हैं, है ना। उस थ्योरी को मैं जस्ट डिस्क्राइब कर रहा हूं। कंडीशन फॉर ax² 2hxy by² 2gx 2fy plus c equal to 0। Condition for this equation to represent a pair of line, to represent a pair of lines। सिमिलर थिंग हम लोग करेंगे, x में क्वाड्रेटिक जनरेट करेंगे, ठीक है, और x फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं थ्योरी भी थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से आइडिया रहे। सो ax² x की टर्म अलग कर ले 2hy और प्लस 2g और y² by² 2fy और प्लस c इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x आप क्या लिखोगे? -2hy 2g प्लस माइनस रूट ओवर 2hy प्लस 2g होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a by² 2fy प्लस c। डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो 2a हो जाएगा। सो मैं रूट के टर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ रूट के टर्म की बात कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ना 4 कॉमन कर सकते हो, यहां से भी 4 आएगा, यहां से भी 4 आएगा, राइट। सो उसको कॉमन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? hy प्लस जे स्क्वायर माइनस a by² प्लस 2fy प्लस c, ठीक है, ये टर्म मिल रहा है। इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये मिल जाएगा h² माइनस ab y², और y वाला टर्म क्या मिल रहा है आपको? 2 टाइम्स gh माइनस af y और प्लस g² माइनस
AC। क्या ये टर्म मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर? मिलेगा ना? यस। तो यहां पे हमारा टारगेट क्या था? AC स्क्वायर रूट वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ये क्वाड्रेटिक इन y है, क्वाड्रेटिक इन y, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किस कंडीशन में ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? वेरी गुड, जब उसका डिस्क्रिमिनांट जीरो के इक्वल होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब डिस्क्रिमिनांट जीरो के इक्वल होता है, सो मेक द डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू जीरो। सो डी इस केस में जो आ रहा है वो आ रहा आपका जी एच माइनस ए एफ होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी और जी स्क्वायर माइनस ए सी। इस डिस्क्रिमिनांट को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो क्या मिल रहा है, जी एच स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए एफ जी एच और प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए बी जी स्क्वायर माइनस ए सी एच स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बी सी मिलेगा ना? इसमें देखो जी एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहां से अगर आप माइनस ए कॉमन कर लो, माइनस ए अगर आप कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो क्वाड्रेटिक लेकर के चले हैं उसमें ए तो मेरा जीरो इन जनरल नहीं था, तभी तो हम क्वाड्रेटिक थ्योरी यूज कर रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक थ्योरी हम तब यूज कर रहे हैं जब ए को हम जीरो नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए जीरो नहीं है, तो डेल्टा को जीरो करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए डेल्टा को जीरो करना है, तो इसका मतलब सेकंड वाला फैक्टर जीरो होगा, है ना? तो हम लोग इसी सेकंड फैक्टर को डेल्टा कहते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनांट ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये क्या है? ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो यहां पे कंडीशन क्या आ रहा है कि अगर ये क्वांटिटी डिस्क्रिमिनांट जो है सेकेंड ऑर्डर का, अगर डिस्क्रिमिनांट मेरा सेकेंड ऑर्डर का जीरो है, तो इसका मतलब हमें रूट कैसा मिलेगा? एक्स का लीनियर इन वाई मिलेगा, और लीनियर इन वाई मिलने का मतलब क्या है कि वो पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। यही कंडीशन आपको याद रखना। कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि वो पेयर ऑफ लाइंस है या नहीं है, तो हम इसी कंडीशन को ऑपरेट कर देंगे। इसको जनरली मैं डेल्टा ही लिखा करता हूं, यहाँ पे मैं डेल्टा यूज कर चुका हूं, तो मैं इसको डेल्टा डैश बना देता हूं और हम इसको डेल्टा की तरह लिखेंगे, इसको डेल्टा लिखेंगे। और ये जो डेल्टा है इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, ए बी सी जे जे एच एच एफ एफ। थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट एक बार हम लोग देखे थे, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में भी लोग लिखा करते हैं, बराबर। तो इस तरीके से हम लोग पेयर ऑफ लाइंस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पे करता हूं मैं, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
2x² प्लस xy माइनस y² प्लस kx प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा if the expression can be factorized into two linear factors, then find k। देखिए इस एग्जांपल से हमारा दो काम हो रहा है। ये कह रहा है ना कि इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो दो लिनियर फैक्टर में। तो दो लिनियर फैक्टर का मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन में ब्रेक डाउन किया जा सकता है, और अगर दो स्ट्रेट लाइन में ब्रेक डाउन किया जा सकता है, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, ए का वैल्यू मेरा कितना है? 2 है, एच का वैल्यू मेरा हाफ है, और बी का वैल्यू मेरा -1 है, सी का वैल्यू मेरा, सी तो यहाँ पे 9 है माइनस में, एक्स के बगल में जी होता है, सो जी का वैल्यू +k/2 है। ध्यान दे यहाँ पे 2gx होता है, राइट, इसीलिए /2 कर दिया, और xy में भी /2 लगा दिया हूं। और f का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा बताओ? f का वैल्यू कितना होगा? y का कोएफिशिएंट वेरी गुड 3 हो जाएगा। अब इस पे आप ऑपरेट कर लो ABC + 2FGH वाला फॉर्मूला। 2ABC, C कितना? -9 है, प्लस 2 टाइम्स F कितना है आपका? 3, G आपका है k/2 इंटू H 1/2 माइनस AF²। सो 2 इंटू, 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिखे हैं? ABC + 2FGH माइनस AF², तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3² माइनस BG² -1 k²/4 और CH² -9 इंटू H की वैल्यू कितनी है? 1/2² मतलब 4 इक्वल टू 0। यहीं से हम लोग को केस सॉल्व करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आपका रहा है 8 इंटू 9 72। तो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल गया 6k। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या? 8 इंटू 9, ये अगेन 72 हो गया। और यहाँ पे आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो +k²। और यहाँ पे अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो +9 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको वैल्यू। 72 से 72 कैंसिल आउट हो गया, और आपको क्या मिल गया? k² + 6k + 9 इक्वल टू 0।
इट मीन्स k का दो वैल्यू मिल रहा, -3 और -3। हालांकि आइडेंटिकल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है ना। रूट अगर पूछेगा ना k का कितना रूट होगा, दो बताना होगा। वैसे अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू पूछेगा तो एक ही बताएंगे। सो k इक्वल टू -3 के लिए ये दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। और फैक्टराइज करने का यही तरीका क्वाड्रेटिक एक्स में बना लीजिए और एक्स को फाइंड करने का कोशिश करिए, वहां से आपको दोनों फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। सो नेक्स्ट वी मूव, इफ अगर हमारे को पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है तो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करना है। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस फ्रॉम ज्वाइंट इक्वेशन। ज्वाइंट इक्वेशन से दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन जो है ax² प्लस 2hxy है, by² है, 2gx 2fy और प्लस c इक्वल टू 0 है। तो यहां पे हमारे पास जो दो लाइन होंगे है ना, उनको हम सपोज कर लेंगे। लेट y -m1x -c1 इक्वल टू 0 एंड y -m2x -c2 इक्वल टू 0 be the two individual lines, component lines। तो इनका ज्वाइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, y -m1x -c1 y -m2x -c2 इक्वल टू 0। तो ये मिल गया आपको y² और xy वाला टर्म अगर लिखोगे तो m1 प्लस m2 xy और m1 m2 x² -2 -2 नहीं 7m2 प्लस c2m1 x माइनस c1 प्लस c2 इंटू y और प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है, जो गिवन है, इनके बीच का एंगल फाइंड करना, और इक्वेशन नंबर 2 जो हम सपोज करके चल रहे हैं, ये आइडेंटिकल लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए एज फर्स्ट एंड सेकेंड रिप्रेजेंट सेम लोकस। सेम लोकस बाय सपोजिशन, देयरफॉर कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। आप दो चीजों को, मतलब सेम चीजों को दो अलग तरीके से लिखिए और उनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए m1 m2 एक्स स्क्वायर से मैं चल रहा हूं, सो m1 m2 डिवाइड मस्ट बी इन दैट proportion with a as m1 plus m2 minus m1 plus m2 is with 2h and the same proportion between 1 and b। ऐसा मैं क्लेम कर सकता हूं।
और बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लाइन के बीच का एंगल के लिए स्लोप की ही जरूरत है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यहां से आप देखिए m1 m2 का वैल्यू क्या मिल गया, a बाई बी, एंड m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या मिल गई, -2h बाई बी। ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे लिए, है ना। इसमें जो दो लाइन होंगे उनके स्लोप के बीच का रिलेशन तो हम लोग यूं ही फाइंड कर सकते हैं। पहले पता होना चाहिए कि लाइन ही है। अगर ये कंफर्म हो जाए कि लाइन का ही पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, तभी जाकर के m1 m2 इक्वल टू a बाई बी क्लेम करेंगे एंड m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h बाई बी क्लेम करेंगे। सो नाउ लेट अल्फा बी acute angle between lines, तो यहां पे एक्यूट एंगल अल्फा है, तो हम tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, एंड व्हाट इज m1 माइनस m2, रूट ओवर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक एकदम है, फुल क्वाड्रेटिक, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर। तो अब यहां से आप देखिए क्या हो रहा है आपका, tan अल्फा जब आप सब्सटीट्यूट करोगे ना, तो 2 रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्यूट एंगल अल्फा का जो फॉर्मूला आ रहा है, जो भी आ रहा है, यहां से क्या क्या क्लेम कर सकते हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है ना, और किसी किसी केस में मेरा डिनोमिनेटर भी 0 हो सकता है। सो जब न्यूमरेटर मेरा 0 होगा, व्हेन एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो हम अल्फा क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। और जब मेरा a प्लस बी अगर 0 होता है, तो बेसिकली tan अल्फा अनडिफाइंड होगा। तो इसका एक मतलब हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा 90 डिग्री रहा होगा, है ना। मैं इसलिए एक मतलब बोल रहा हूं कि ये चीज मैंने दिखाई नहीं है आपको, ठीक है, कि 90 डिग्री पर ये अल्फा a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। तो मैं यहां से क्लेम कर रहा हूं, ये आप स्ट्रेट लाइन में भी काम किए हो गया ना, कि डिनोमिनेटर 0 होता है तो 90 डिग्री लेना रहता है। तो जब अल्फा इक्वल टू 0 होगा, तो इस केस में आपको लाइंस या तो पैरेलल मिलेंगे, है ना, लाइंस आर डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल, और कोइंसिडेंट। या तो लाइन कोइंसिडेंट होंगे या फिर डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल होंगे। कोइंसिडेंट में तो पैरेलल हो ही जाएगा, राइट। और यहां पे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, लाइंस आर परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। अब हम लोग होमोजीनियस पेयर की तरफ चलते हैं, जहां पर दोनों लाइन ओरिजिन से पास करती है। जहां पे दोनों लाइनें ओरिजिन से पास कर रही हो, तो y इक्वल टू m1x ले सकते हैं और y इक्वल टू m2x ले सकते हैं, राइट। बोथ लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, बोथ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे केस में आपका ज्वाइंट इक्वेशन जो दिखाई पड़ेगा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 टाइप का, मैं टाइप बोल रहा हूं है ना, इसी टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा। 2hxy है ये, मतलब इसमें बाकी टर्म्स आपको नहीं मिलेंगे। बाकी टर्म्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ x हुआ करता था और y हुआ करता था, मतलब आपको ये टर्म्स नहीं मिलेंगे। 2gx विल बी मिसिंग, 2fy विल बी मिसिंग एंड इवन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0। समझ गए? तो आपको यहां पर पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन इस फॉर्मेट पे मिलेगा, और चूंकि ये होमोजीनियस क्वाड्रेटिक है तो यहां पे हम लोग ऑलवेज इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, चाहे वो रियल रियल रूट्स हो या फिर इमेजिनरी रूट्स हो, ऑलवेज इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आप क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है इज ऑलवेज फैक्टराइजेबल, इज ऑलवेज फैक्टराइजेबल। इसको हम लोग डेल्टा के वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमारा डेल्टा क्या है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG² माइनस CH² है। तो जरा देखो आप, यहाँ पे C मेरा 0 है, ध्यान से देखो पहला टर्म में क्या मेरा C 0 है तो ये 0 को टेंड करेगा, इसमें मेरा G और F दोनों 0 तो ये 0 हो जाएगा, टेंड नहीं 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका F 0 तो ये 0 हो गया, यहाँ पे G 0 है तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे H 0 है तो H नहीं C 0 है तो ये 0 हो गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये ऑलवेज फैक्टराइजेबल है। ठीक है, तो ये जैसे ही फैक्टराइजेबल हो गया तो हम लोग को ज्यादा सोचना नहीं है। हम क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 always represents a pair of line, always represents a pair of lines। ठीक है, पहले हम देखो यहाँ पे क्या किया, पहले हम लाइन लिए, उससे हम इक्वेशन प्रिडिक्ट किए। अब हम ये शो कर रहे हैं कि ये इक्वेशन कभी भी हम लिखेंगे है ना तो ये ऑलवेज फैक्टराइजेबल होगा, तो ये ऑलवेज पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है कि ये ऑलवेज जो है पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट कर रहा है। देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। शो दैट all chords of the curve (3x² minus y² minus 2x plus 4y equal to 0) which subtend right angle at the origin are concurrent। तो यहां पे आप ये देखिए कि ये एक सेकेंड डिग्री का कर्व है और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये चेक किया जा सकता है। हम लोग को इस कर्व का अगर डायग्राम प्लॉट करें ना तो कुछ कर्व दिखाई पड़ेगा, ऐसा कर्व जो हम एब्सोल्युटली आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो भी होगा ये कर्व दिखाई पड़ेगा। सो हम इस कर्व को कुछ ऐसा ना रिप्रेजेंट कर लेते हैं, रैंडम
रैंडम तरीके से। ये मेरा कर्व है, ठीक है। तो इस पर कोई भी हम कॉर्ड लेंगे तो ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन होता है ना, ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन होता है। आप ये बताइए कि एक लाइन इस कर्व को एटमोस्ट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। जैसे हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर कोई लाइन ले रहे हैं, जनरल लाइन ले रहे हैं, तो इस कर्व को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, y की जगह पे एम एक्स प्लस सी रख देंगे, है ना। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी रिप्लेस y विथ एम एक्स प्लस सी, mx plus c, and what we are getting, quadratic in y, quadratic in x। ये आपको x में क्वाड्रेटिक दिखाई पड़ रहा है, तो x का दो रूट होगा, एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच रूट ऑफ x वी विल गेट सम y, यूनिक y, है ना। सो यहाँ पे एट मोस्ट टू इंटरसेक्शन होगा, एट मोस्ट टू इंटरसेक्शन होगा। सो हम लोग को ऐसा डायग्राम यहाँ पे फ्रेम करना चाहिए जिसको कोई भी लाइन जो है ज्यादा से ज्यादा दो ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसका कोई भी कॉर्ड्स जो है जो ओरिजिन पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अभी यहाँ पे हम इस तरह से पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं जो 90 डिग्री हमें दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर हम इस एक्सिस को हटा दें तो 90 डिग्री हम सपोज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे। हम कहीं यहाँ पे ना ओरिजिन ऐसे ही रैंडम सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा ओरिजिन है और कर्व मेरा सेकंड डिग्री का है। इसको कोई भी कॉर्ड जो है इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पॉइंट पर, ए बी कॉर्ड इसको ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और आपका ओरिजिन पे ना 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ये ए बी कॉर्ड जो है ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स हैं, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m और c का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा। तो कह रहा कि वैसे जितने कॉर्ड होंगे ना वो सारे कॉन्करेंट होंगे, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेंगे, ऐसा शो करना है। तो देखिए हम किस तरीके से इसको शो करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो मेरा सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना, इसमें कुछ टर्म आपका सेकेंड डिग्री का है और कुछ टर्म आपका फर्स्ट डिग्री का है। देखिए ये मेरा फर्स्ट डिग्री का टर्म है। हम इस फर्स्ट डिग्री के टर्म को लाइन के हेल्प से, लाइन मेरा क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन में थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे। लाइन में इस तरह से चेंजेस लाना है कि 1 जनरेट करना है और ये लीनियर एक्सप्रेशन हो। एलएचएस में क्या होना चाहिए, मेरा लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, और आरएचएस में 1 आना चाहिए। कुछ इस तरीके से चेंजेस करना। तो लाइन के हेल्प से हम इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे, मतलब हर एक टर्म का डिग्री 2 बनाएंगे। तो कैसे, देखिए होमोजिनाइजेशन, इस स्टेप का नाम क्या होगा, होमोजिनाइजेशन। देखिए 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x, और इसमें y माइनस एम एक्स
divided by c and plus 4 times y minus mx divided by c equal to 0। क्या ये मेरा होमोजिनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो इक्वेशन मिल रहा है ये होमोजीनियस है? क्या इसमें हर एक टर्म, क्या इसका हर एक टर्म मेरा सेकंड डिग्री का है? देखिए x इंटू वाई सेकेंड डिग्री, एक्स स्क्वायर सेकेंड डिग्री, y इंटू वाई सेकेंड डिग्री, y इंटू एक्स सेकेंड डिग्री। सो हर एक टर्म मेरा सेकेंड डिग्री का है। तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के साथ कंपेयर कर सकता हूं। इस इक्वेशन को सेकेंड नाम दे दीजिए और ये होमोजिनाइज्ड है, होमोजिनाइज्ड इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन होता है सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन, ये हमेशा पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है ना? ये पहली बात पेयर ऑफ लाइंस है। दूसरी बात ये ओरिजिन से पास करता है, पासेस थ्रू ओरिजिन। क्या ये जो होमोजिनाइज्ड इक्वेशन है मेरा, ये ए पॉइंट से पास करेगा? क्या अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा? तो अल्फा बीटा हम चेक कर लेंगे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। आप अल्फा बीटा आप चेक कर लो, सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखिए 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा माइनस एम अल्फा डिवाइडेड बाय सी एंड प्लस 4 टाइम्स बीटा बीटा माइनस एम अल्फा डिवाइडेड बाय सी। तो ये पॉइंट जो है ना अल्फा बीटा, ये लाइन का पॉइंट है जिसको हम सपोज करके चल रहे हैं। यही मेरा कॉर्ड है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के इक्वल होगा ना? ठीक है, और ये वैल्यू जब 1 के इक्वल होगा तो हम लोग को 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा दिखाई पड़ेगा। एंड अगेन ए पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल होगा। तो हम तीसरी पॉइंट ये लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा बीटा सेटिस्फाइज होमोजिनाइज्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब ये तीनों बात को अगर हम लगा दें, अगर तीनों बात की यूज कर ले, फर्स्ट पेयर ऑफ लाइन से सेकेंड ओरिजिन से पास कर रहा है और अल्फा बीटा से भी पास कर रहा है, ये मेरी थर्ड बात है। तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा? देखो जिस तरीके से अल्फा बीटा से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये OA लाइन को तो श्योरली रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है तो ये गामा कॉमा डेल्टा जो बी का कोऑर्डिनेट होगा उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली ये मेरा होमोजिनाइज्ड इक्वेशन OA और OB का ज्वाइंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB है ना। अब अगर ये OA एंड OB का ज्वाइंट इक्वेशन है तो OA एंड OB के बारे में क्या कहा गया? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन हम लोग क्या सीखे थे? परपेंडिकुलर का कंडीशन देखो, ऊपर से a प्लस बी इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? बिकॉज OA is perpendicular to OB as per question, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 3 और यहां से एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो रहा है
वो है 2m/c, और फिर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1, ये -1, और एक वाई स्क्वायर आपको यहां से मिल जाएगा, ये है 4/c इक्वल टू 0। तो अब देख लो क्या मिल रहा है आपको, ये हो गया 2c प्लस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0, कैंसिल आउट कर लो, ये हो गया c प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो लाइन, जो कॉर्ड हम मान रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस c, उसमें c और m के बीच में एक रिलेशन आ गया है, लीनियर रिलेशन है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, c के जगह पर -m प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहां पे c के जगह पे आप लिखिए -m प्लस 2। तो यहां से आप देखो ध्यान से, y प्लस 2 इक्वल टू m को हम इधर ले आएंगे, प्लस m टाइम्स -x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म का है, इसका मतलब ये कंकरेंट सिस्टम है। ये काफी लंबा सवाल है, आप वीडियो जब देखिएगा तो इस कम से कम 1-2 बार जरूर अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। उसमें हर एक चीज बताया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट का यूज किया गया जो ऊपर में बताया गया था, और उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग ये पूरे सवाल को सॉल्व किए हैं। इसमें होमोजेनाइजेशन प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है, जो कि एक एप्लीकेशन है पेयर ऑफ लाइंस का। होमोजेनाइजेशन में करना क्या है, आपको हर एक टर्म को सेकेंड डिग्री टर्म बनाना है, ठीक है, लाइन के हेल्प से। तो इतनी बात समझ में आई? यस सर। डेफिनेटली कुछ डाउट्स रह गए होंगे, वीडियो आप देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। और यही इतना ही है तुम्हारा पेयर ऑफ लाइंस में कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं, उनमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारा यूज हो ही जाएगा, समझ गए। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, लेकिन पहले फोकस करिएगा स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट को, मतलब एंगल बाइसेक्टर तक के पार्ट को अच्छे से कवर करिए। उसके बाद फैक्टराइजेशन पार्ट पर ध्यान रखिएगा, और ये होमोजेनाइजेशन और बाकी पार्ट जो है ना, ये लास्ट पार्ट है लाइन का, तो इसको फिर उसके बाद समझिएगा, तब जाकर के और क्लियर होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि आपका एक और क्लास है। बिल्कुल, आप लोग का अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको गाइड कर दूंगा, और अगर पॉसिबिलिटी होगी तो मैं सॉल्व करके भी सेंड कर दूंगा। ओके। किसी को अगर डाउट होता है, थ्योरेटिकल डाउट होता है या फिर न्यूमेरिकल डाउट होता है, यू आर फ्री टू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप और इवन टेलीग्राम। ओके, ओके सर। हैव अ नाइस डे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। नाइस, थैंक यू सर।